हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक एंड प्लानिंग के यूनिट थर्ड के टॉपिक दैट इज एजुकेशन एंड मैन पावर प्लानिंग। इसमें आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुके दैट इज मैन पावर प्लानिंग, फोरकास्टिंग के बारे में, टेक्निक्स के बारे में और लिमिटेशंस के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग की कि मैन पावर प्लानिंग होता क्या है। अगर आप इसको पढ़ के समझोगे तो इसका मतलब क्या है। मैन पावर प्लानिंग ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप ह्यूमन का जो इट मीन्स कि आपको कितने लोग ज़रूरत है, कितने लोगों की रिक्रूटमेंट आपको करनी है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल रन कर रहे हो तो स्कूल में कितने लोगों की रिक्रूटमेंट आपको करनी है, मतलब कितना स्टाफ आपको चाहिए बेसिकली, जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी आ जाते हैं। ओके, तो उस सब चीज़ों की प्लानिंग करना और ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जो आपके जॉब के लिए सही हैं, जो उस जॉब के लिए सही है। ओके, और राइट टाइम पे। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट स्किल्स एंड द राइट टाइम। तो राइट नंबर ऑफ पीपल आप सिलेक्ट करोगे, राइट स्किल्स को आप डिसाइड करोगे और राइट टाइम पे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो सिचुएशन का कि आपको कितने लोग चाहिए, किस टाइम के लिए चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, क्या वो हमेशा के लिए है या फिर शॉर्ट पीरियड टाइम जॉब है। तो उसके लिए आपको बताना है और उसके लिए आपको फोरकास्ट करना है कि आपको, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो तो आपको इतने लोगों की ज़रूरत होगी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो मैन पावर प्लानिंग एंश्योर दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस ग्रेजुएट। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मानते हैं कि वो ऐसे ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं जिनकी जो स्किल्स है वो मैच कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लेबर मार्केट। कि जो हमारे लेबर मार्केट को ज़रूरत है जिस स्किल्स की, मतलब जैसे हमारे जो बिजनेसेस हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको जितनी ज़रूरत है आप उतने, मतलब उस तरह के स्किल्स के ग्रेजुएट प्रोड्यूस करो एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैन पावर प्लानिंग की। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री एंश्योर दैट कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री ये एंश्योर करती है, एक प्रोसेस है कि राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। ओके, कि हम क्या कर सके, ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सके, हम ऐसे लोगों को जॉब पे ला सके, जो राइट नंबर ऑफ पीपल हमें जितने चाहिए, है ना, और जितने वो उनकी जो स्किल्स है वो राइट होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। जिस जॉब के लिए आप ला रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब उनकी स्किल्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और राइट प्लेस पे ला रहे हो। ओके, टाइम भी देखना है और गोल्स, ताकि वो जो भी गोल्स हैं, जो भी नेशन के गोल है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, वो कंप्लीट हो सके। ओके, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है मैन पावर प्लानिंग के, कि मैन पावर प्लानिंग करी क्यों जाती है, नीड्स या ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी लगा लो आप। सबसे पहले तो एंश्योर द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग करने में जब आप देखते हो कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, कितने की नहीं है, कौन से स्किल बेस्ड होने चाहिए, कौन से स्किल बेस्ड नहीं होने चाहिए। बेसिकली आप ये इंश्योर करते हो कि आप अच्छी, मतलब सही क्वांटिटी में प्लानिंग कर रहे हो कि इतनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत है, और क्वालिटी ऑफ मैन पावर की आप अच्छे स्किल्स के लोगों को जॉब पर लेकर आओगे। अलाइन मैन पावर सप्लाई विद इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गोल्स, कि अलाइन करना मैन पावर सप्लाई को, कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उतने ही दे रहे हो, और वो रिलेट कर रहे हैं, वो अलाइन कर रहे हैं खुद को किससे, जिससे वो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी और कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी। क्या कर रहे हैं वो, दैट इज आप बोल सकते हो पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी इंश्योर करे कि मैन पावर प्लानिंग से क्या होगा, अगर आप मैन पावर की प्लानिंग करोगे, मतलब आप देखोगे कि आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो इट मीन्स इससे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कम ही होगी, क्योंकि अगर जितने लोग जॉब पर होंगे इट मीन्स कि उनकी जो बेरोजगारी संख्या है उस कंट्री की वो ऑब्वियसली कम ही होगी। ओके, अवॉइड मैन पावर शॉर्टेजेस। मैन पावर शॉर्टेजेस की आप उससे पहले ही प्लानिंग कर लेते हो कि आपके इंस्टीट्यूशन में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैन पावर शॉर्टेज ना आए, इसलिए आप प्लानिंग पहले से ही कर लेते हो कि आपको इतने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है ना। आप देखते हो ना, कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो आपके रिज्यूमे ले लेते हैं और बाद में जब उनको ज़रूरत होती है तो दे विल कॉल यू ना। तो ये उसके बाद है एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो ये आप प्लानिंग करते हो अच्छी तरह से तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंट्री की, और एफिशिएंसी भी बढ़ती है क्योंकि आप बिल्कुल सही तरह से प्लान करते हो, सारी चीज़ों को देखकर एनालाइज करके, है ना। और फिर ये देखते हो कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, क्वांटिटी देखते हो, क्वालिटी देखते हो, मतलब उनके स्किल्स देखते हो, टाइम देखते हो, ठीक है, ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके आपके इंस्टीट्यूशन के। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि आप एक अच्छे
बंदे को लेकर आ रहे हो, अच्छे मैन पावर एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आ रहे हो, ताकि आपकी जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। सो ये भी सेम है, यहाँ पे एक गलती से टाइप हो गया। सो उसके बाद आ जाता है प्रमोट बैलेंस्ड एंड रीजनल एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, अगर आप प्लानिंग करते हो, जो आपकी रीजनल और सेक्टोरल डेवलपमेंट है उसमें बैलेंस बना के चलता है। बैलेंस इन द सेंस की ये जो भी आपकी ज़रूरत है ना, जो भी आपके रीजन की ज़रूरत है, जिस भी सेक्टर की ज़रूरत है, जिस भी सेक्टर में आपको मैन पावर की ज़रूरत है, उससे बैलेंस बन के चलता है। ओके, जैसे आपके रूरल एरियाज़ में आपको आपके जो अगर इंडस्ट्रीज़ है तो वो उनको ज़्यादा लेगा, है ना। और सेक्टोरल एरियाज़ की जो भी, जैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में लेकर चलते हैं। सो ये भी सेम हो गया। सो आफ्टर इट इज़ फैसिलिटेट करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको हेल्प करता है आपकी करियर प्लानिंग में, कि आप अच्छे से क्या कर सको, आप डिसाइड कर सको कि कितने लोग आपको चाहिए, कितने कैसे चाहिए, है ना, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो उससे आप करियर प्लानिंग भी कर सकते हो कि आपको इन किसके रिगार्डिंग करने हैं। तो उससे जो आप अपनी जॉब की, अगर जॉब के बारे में बताओगे तो इससे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे भी प्रभाव पड़ेगा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको उस तरह की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि आप जो बंदे ले रहे हो, आप जो ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, ताकि लॉन्ग टर्म आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। ओके, ऐसा नहीं कि आप 1 साल के लिए किसी टीचर को ले रहे हो फिर वो नहीं ले रहे हो, फिर उनको हटा दे रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो आफ्टर दैट इज द फोरकास्टिंग मैन पावर नीड्स। तो मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मैन पावर फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड्स फॉर एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स विद स्पेसिफिक स्किल्स, एजुकेशन लेवल्स, एक्सपीरियंस नीडेड बाय अ कंट्री, सेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैन पावर फोरकास्टिंग मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपको आने वाले टाइम में कितने लोगों की ज़रूरत है। तो आप एस्टिमेट निकाल रहे हो, मतलब एक तरह से, जैसे आपको पता नहीं है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, बट आप एस्टिमेट कर रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो आपकी मैन पावर फोरकास्टिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर डिमांड और सप्लाई के बारे में देख रहे हो कि आपको डिमांड कितनी है मैन पावर रिसोर्स की या ह्यूमन रिसोर्स की, और सप्लाई कितने कर रहे हो, मतलब आपके इंस्टीट्यूशन में कितने हैं। ओके, कितने ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं। तो उनके पास स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको करनी है, एजुकेशनल लेवल्स उनका सही होना चाहिए। जैसे आप टीचिंग के लिए कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि टीचिंग के लिए और बंदे चाहिए आपको अपने इंस्टीट्यूशन में, तो आप ये देखोगे कि दैट इज़ मिनिमम उनके पास बीएड तो होनी चाहिए। ओके, और जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे वो ग्रेजुएट भी होने चाहिए। ओके, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देखोगे, फिर उसके बाद लोगे। तो एक्सपीरियंसेस अगर आपको चाहिए तो एक्सपीरियंसेस भी देखोगे, वो बेसिस करता है वो आपकी कंट्री पे या फिर वो सेक्टर, कौन से सेक्टर में आप जा रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन पे। सो आफ्टर दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग। तो मैन पावर फोरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों क्या मेन एम है इसके। तो सबसे पहले ये शॉर्टेज को रिमूव करता है, कि आपकी जो स्किल्स हैं, मतलब जो लोग हैं उनकी शॉर्टेज ना हो सके और ओवर सप्लाई ना हो सके। कि आपने अगर पहले से ही फोरकास्ट कर लिया तो आप ये देख लोगे कि आपको इतने लोगों की ज़रूरत है, तो आप भीड़ वाली चीज़ें नहीं करोगे कि जहाँ पे भीड़ हो। ओके, टू प्लान एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग मोर इफेक्टिवली, कि आप क्या करे हो, प्लान करते हो एजुकेशन का, कि एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छे से हो सके। इट मीन्स कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपको, जैसे आपकी जॉब्स आती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें आपकी वैकेंसीज आ जाती है, जैसे 15,745, 10,000 या फिर 1525, ऐसे आपकी जॉब्स क्रिएट होती है। तो ये इसलिए करी जाती हैं आपको बताने के लिए कि इतनी जॉब्स हमारे पास है, इतने लोगों की हमें ज़रूरत है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर वो वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी जो भी स्किल्स ट्रेनिंग होती है वो उसको दे सके अफेक्टिवली, कि उनमें ज़्यादा खर्चा ना आए, वो पहले से डिसाइड करके चलते हैं। टू एंश्योर द वर्कफोर्स इज रेडी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, कि इंश्योर करना कि जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, वो रेडी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या चेंजेस के लिए। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा तो उसके लिए वो रेडी रहेंगे, और इकोनॉमिक चेंजेस के लिए भी। ओके, टू सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और आपकी जो मैन पावर फोरकास्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो फोरकास्टिंग होनी चाहिए वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को सपोर्ट करे, है ना, जो आपकी जैसे एसडीजीज हैं। ओके, इनको ये सपोर्ट करे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को भी इम्प्रूव करने की मदद करे। सो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज द स्टेप्स इन मैन पावर फोरकास्टिंग की। मैन पावर फोरकास्टिंग की क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एनालाइज द करंट मैन पावर सिचुएशन। पहले आप देखते हो, एनालाइज करते हो, विश्लेषण करते हो कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, कितने लोग आपके पास हैं एट द राइट प्लेस राइट टाइम
राइट जॉब पे। ओके, सो उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप देख लेते हो फॉर एग्जांपल आपको 15 मोर मैन पावर की जरूरत है, तो आप उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाल लोगे। सो आइडेंटिफाई फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक गोल्स, कि अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी जो इकोनॉमिक गोल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, वो देखोगे कि कितने लोगों की आपको जरूरत है, कितने आप सैलरी दे सकते हो, है ना, क्या आपकी उनसे उम्मीदें हैं कि आपको उनको आपको स्किल्स बतानी है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है एस्टिमेट फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि अब आप एस्टिमेट करोगे कि दैट इज़ आपको कितने लोगों की ज़रूरत है ना, उसके लिए आप वैकेंसीज निकालोगे कि आपको किस पोस्ट के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। फिर फोरकास्ट मैन पावर सप्लाई, कि अब आप ये देखोगे कि आपने देख लिया कि कितने लोगों की ज़रूरत है, तो सप्लाई कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी जो डिमांड है उससे वो ज़्यादा ओवर ना हो जाए आपकी सप्लाई, और ना ही कम हो, है ना, तो इक्वल रखोगे आप। उसके बाद है कंपेयर डिमांड एंड सप्लाई, आप कंपेयर करोगे कि क्या डिमांड ज़्यादा तो नहीं हो गई, डिमांड हमारी ज़्यादा थी और सप्लाई कम हो गई, मतलब आपकी डिमांड तो ज़्यादा थी कि 15 एम्प्लॉयज़, बट आपके पास जो लेटर्स आए हैं वो सिर्फ 10 के आए, तो आपको वो भी इंश्योर करना है। सो कंपेयर करके देखना है। आफ्टर दैट इज डेवलप मैन पावर प्लान्स, अब आप क्या करोगे, मैन पावर प्लान्स डेवलप करोगे कि जैसे आपने सोचा है, जैसे आपने फोरकास्टिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग जो मैन पावर प्लान है कि आपको राइट स्किल्स के लिए राइट बंदे लेकर आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे कि वो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर सके या फिर कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद आ जाता है टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग। तो टेक्निक्स क्या है, बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड है आपकी टेक्निक्स। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड द सेकंड इज द क्वालिटेटिव टेक्निक। ओके, सेकंड इज द क्वालिटेटिव टेक्निक। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कौन कौन सी है, मैन पावर एम्प्लॉयमेंट रेशियो मैथड, सेकंड इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर मैथड, थर्ड इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फोर्थ इज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, उसके बाद आ जाता है क्वालिटेटिव में डेल्फी टेक्निक, सिनारियो टेक्निक्स एंड जजमेंटल मेथड्स। इनको हम डीप में पढ़ते हैं कि क्या है ये सारी। सबसे पहले क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, तो क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या है, जो मैथमेटिकल मॉडल्स की, मतलब जिसको आप क्वांटिफाई कर सको, नंबर्स की फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल मेथड से आप निकाल सको कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। ओके, जो सबसे पहले बात करते हैं मैन पावर एम्प्लॉयमेंट रेशियो मेथड की। तो कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, कि आप एम्प्लॉयमेंट को किससे करोगे, दैट इज रेशियो निकालोगे जीडीपी से, कि आपकी जीडीपी कितनी है। अगर आपकी जीडीपी लो है तो आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए पहले आप ये देखोगे कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, और आपकी जीडीपी कितनी है आपकी कंट्री की, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, मतलब कितनी पर कैपिटा इनकम है। ओके, सो उसके बाद आप देखोगे देन अप्लाई दिस रेशियो टू फ्यूचर जीडीपी प्रोजेक्शन। फिर उसके बाद जो और भी ज़्यादा जैसे आपको लगता है कि जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, उस पर अप्लाई करोगे इस रेशियो को, ये देखने के लिए कि आपकी मैन पावर नीड्स कितनी है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ 100 इंजीनियर्स आर नीडेड फॉर एवरी रुपीज़ 10 करोड़ जीडीपी, कि अगर 100 इंजीनियर की ज़रूरत है आपको फॉर एवरी रुपीज़ 10 करोड़ जीडीपी की, तो जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू डबल, देन द मैन पावर डिमांड विल ऑल्सो बी डबल। कि आपको लगता है कि आपके जो 100 इंजीनियर अगर आपको रुपीज़ 10 करोड़ की जीडीपी आपको इंक्रीज करेंगे, तो अगर जीडीपी अगर डबल आपको दिखती है, अगर आपको लगता है कि आपको जीडीपी अपनी डबल करनी है, तो उसके लिए आपको और मतलब डबल जो मैन पावर है उसको रखना पड़ेगा। डबल मतलब 200 इंजीनियर्स को आपको रखना होगा। ओके, सो बी इज द ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर मेथड। तो इसका मतलब क्या है, फोरकास्ट मैन पावर नीड्स बेस्ड ऑन एनरोलमेंट ट्रेंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की आप फोरकास्ट कर रहे हो, मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हो आपके मैन पावर नीड्स की, है ना, कि रिगार्डिंग द मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट ट्रेंड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है एनरोलमेंट का, कि कितने लोग एनरोलमेंट करें। फॉर एग्जांपल 50 को दैट इज 50 स्टूडेंट पर कोर्स है, और कोर्सेज है आपके 200 इंस्टीट्यूशंस में, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैन पावर नीड्स को फोरकास्ट करोगे कि इतने हैं, तो इसका मतलब हम कितने लोगों को रख सकते हैं इनमें से। तो एज्यूम फ्यूचर ग्रेजुएट विल एंटर द वर्कफोर्स, की आप ये देखोगे कि अगर 50 हैं तो आप 25 को एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट से रखोगे जो आपकी नीड है। ओके, सो यूजफुल इन प्लानिंग फॉर टीचर्स, प्रोफेसर एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये प्लानिंग, अगर आपको टीचर्स की प्लानिंग करने की, आपको कितने टीचर्स चाहिए, तो आप बीएड जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जाके देख सकते हो कि कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने लोग बीएड कर रहे हैं, कितने आपके मैरिट स्टूडेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रोफेसर्स के लिए और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर मेथड। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस, स्टडीज हाउ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक आर इंटरलिंक्ड। कि आप ये देखोगे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, है ना, वो कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से।
फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कर रहे हो, मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगाई है, तो इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जितनी होगी तो उसका मतलब आपको जो सामान ढोने की जो कंपनी होगी, दैट इज लॉजिस्टिक कंपनी, जो इधर से उधर सामान लेकर जाती है, उसकी भी, उसमें भी मैन पावर की ज़रूरत होगी, है ना। कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हो, इट मीन्स आपको लॉजिस्टिक की भी लगानी होगी। जैसे आपने क्या करा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करा, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करे, तो आपको स्टूडेंट की तो ज़रूरत है ही, वहाँ पे स्टूडेंट होने चाहिए, साथ में आपको टीचर्स की भी ज़रूरत है, टीचर के साथ आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अब अपने एजुकेशन की निकाल ली, फिर उसके बाद बुक स्टोर भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। कंसल्टेंसी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो एनालाइज हाउ ग्रोथ इन वन सेक्टर, कि एक सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग का दूसरे सेक्टर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि लॉजिस्टिक और मार्केटिंग पे। ओके, फिर आ जाता है रेट ऑफ रिटर्न मेथड, कैलकुलेट द रिटर्न दैट इज अर्निंग अ बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या क्या करोगे, पहले जो भी आपने एजुकेशन पे खर्चा करा उस पर आपको, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करे, आपने दैट इज आपने उस पर कैपिटल लगाई है ना, पूंजी लगाई अपनी, तो उससे आपको कितना बेनिफिट मिला, कितनी अर्निंग हुई, कितना बेनिफिट मिला। सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग वट एजुकेशनल सेक्टर्स नीड मोर मैन पावर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिटर्न की। ये हेल्प करेगा आपको ये डिसाइड करने में कि विच एजुकेशन सेक्टर नीड मोर मैन पावर बेस्ड, है ना, कि किस इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और जो ज़्यादा हमें इकोनॉमिक रिटर्न देगा। ओके, इकोनॉमिक रिटर्न मतलब आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, प्रॉफिट या फिर बेनिफिट देगा आपको। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो एक्सपर्ट जजमेंट पे बेस्ड होती है, जो किसी क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू नहीं निकाली जाती, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं या फिर अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। जैसे फर्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। तो डेल्फी टेक्निक क्या होता है, इसमें एक्सपर्ट्स के पैनल बैठते हैं, जैसे आपके इंटरव्यूज होते हैं, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरव्यूज होता है, जैसे एसएसबी आप लगा लो, है ना, एसएसबी का जो रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज आस्क्ड टू मेक फोरकास्ट थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनियर। कि पैनल से पूछा जाता है कि कितने लोगों की आपको जरूरत है, एक पैनल बना दिया जाता है कि अलग अलग लोगों का निर्माण कर दिया जाता है, या फिर बना दिया जाता है कि आपको ये डिसाइड करना है, किसी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को कुछ और डिसाइड करना है। ओके, हर पैनल को अलग अलग चीजें डिसाइड करनी होती है। आफ्टर ईच राउंड द फैसिलिटेटर समराइज द फाइंडिंग एंड शेयर विद द पैनल फाइंडिंग द एस्टिमेट। फिर आप क्या करोगे, हर राउंड में जो फैसिलिटेटर है, जो उसका मेन वक्ता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उसको लीड करे, वो अपनी जो फाइंडिंग है वो निकालेगा, देखेगा कि कितने लोगों की आपको जरूरत है, शेयर करेगा दूसरे पैनल के साथ, दूसरे मेंबर्स के साथ, और फिर एस्टिमेट्स निकालेंगे वो। ओके, तो इसका मतलब कि जो कंसेंसस फोरकास्ट है उधर तक रीच करना, मतलब पहुंचना, कि आपको कितने लोगों की प्रॉपर जरूरत है वो आप डिसाइड कर लोगे। फिर आ जाता है बी इज अ सिनारियो बिल्डिंग। तो सिनारियो बिल्डिंग में आप क्या करोगे, डिफरेंट फ्यूचर सिनारियोज आर इमेजिन, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, लाइकली केस। कि आप क्या करोगे, सिनेरियो बना के चलोगे कि आप अगर बेस्ट केस में आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, वर्स्ट केस होगा तो मतलब जो आपको लगता है कि वहाँ पे आपको, आपके पास मनी की बहुत कम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी हमारी वो कम हो सकती है। या कोई भी लाइकली केस, जैसे कोविड वाला केस था, किसी ने भी नहीं सोचा था बट हो गया। अगर सोचा होता तो फिर वो मैन पावर प्लानिंग थी, वो सही ढंग से होती है ना, बट वो तो पैंडमिक था, किसी को पता नहीं था, इसलिए अनफॉर्चुनेट था। तो आप पहले से ही ऐसा डिसाइड करके चलो कि अगर कोई पैंडमिक या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसमें कितने मैन पावर की जरूरत है। देखा होगा आपने उस पीरियड में कितने सारे एम्प्लॉयज है जिनको निकाल दिया गया था, है ना। सो मैन पावर नीड्स आर फोरकास्टेड फॉर ईच सिनारियो। तो ईच सिनारियो के लिए मैन पावर को फोरकास्ट करा जाएगा कि बेस्ट केस होगा तो आपको कितने लोगों की जरूरत है, वर्स्ट केस में मतलब सबसे बुरे केस में, या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आपको कितने लोगों की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इफ एआई रिप्लेसेस 30% ऑफ जॉब। कि एआई ने अगर 30% ऑफ जॉब रिप्लेस कर दी तो आपको अब कितने लोगों की जरूरत है। व्हाट इफ ग्रीन एनर्जी ग्रोज फास्टर। कि ग्रीन एनर्जी अगर ग्रो करेगा फास्टर तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नहीं ज़रूरत होगी। ओके, मतलब जो सस्टेनेबल एनर्जी है वो अगर ग्रो करेगा तो। फिर आ जाता है जजमेंटल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सनल इंट्यूशंस होते हैं, आपको लगता है कि इतने लोगों की ज़रूरत है आपको, है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका कहता है, या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन जो कह रहा है। तो मतलब आपकी बायसनेस पे बेस्ड होता है कि आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, उस पर ये जजमेंटल मेथड्स होता है। तो कॉमन वैन हार्ड डेटा इज अनअवेलेबल। कि डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास, बट आपको फोरकास्टिंग करनी है, आपको भविष्यवाणी करनी है इन द वेरी न्यू इंडस्ट्री, जैसे स्पेस या
स्पेस टूरिज्म पे। अगर आपको स्पेस टूरिज्म पे आप देखते हो ना कि मून पे अगर किसी को जाना है तो जाने भी लग रहे हैं अभी लोग। तो स्पेस टूरिज्म करने के लिए अब आपको ये थोड़ी पता है कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर एक्सपर्ट्स जो हैं उनके थ्रू आप बता सकते हो, है ना, उनकी हेल्प से। सो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग। तो लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब आप जो मैन पावर फोरकास्टिंग करते हो उसमें क्या कमियां आ जाती हैं। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, सबसे पहले तो अनसर्टेन है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया जैसे कोविड का, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस कोई आ जाए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम कोई आ जाए, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, तो अनएक्सपेक्टेडली आते हैं कि आपको पता नहीं होता, कभी भी आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपने सोचा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। तो आउटडेटेड हो जाता है फोरकास्ट, आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे रिसेशन आ गया, ज़्यादा महंगाई होगी, पैंडेमिक आ गया, वॉर हो गया, या फिर टेक डिस्ट्रप्शन हो गई, जैसे एआई और ऑटोमेशन आने लग रहे हैं ना, तो अब आपको कम लोगों की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू पहले जब एआई या फिर कंप्यूटर्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद है इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डेटा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनएक्यूरेट डेटा भी निकल आता है ना, कि लोग बहुत ध्यान से नहीं सोचते हैं, बस ऐसे ही अपने इंट्यूशन या अपने ओपिनियन पे ही रख देते हैं। तो रिलायबल हिस्टोरिकल और करंट डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, कि आपको पहले डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि पहले जब लोग काम करते थे तो कितने लोगों की ज़रूरत होती थी। आपको अभी भी क्या करना है, फोरकास्टिंग करने में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट इन मैनी कंट्रीज और सेक्टर एक्यूरेट डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एजुकेशन आउटपुट इज ईदर अनअवेलेबल और आउटडेटेड। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं या बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पे, स्किल्स पे या एजुकेशनल आउटपुट्स पे, है ना, तो अवेलेबल है या फिर आउटडेटेड है, तो उससे आपको एक्यूरेट डेटा आप नहीं फाइंड आउट कर पाते। आफ्टर इट इज लॉन्ग टाइम लैग है, लॉन्ग टाइम लैग इन द सेंस कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन प्लानिंग मैन पावर एंड द एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन इंडिविजुअल, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिक्रूटमेंट जब स्टार्ट होती है उससे लेके कितने लोग अब आ चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्या पता फिर हमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ जाए या फिर और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता किसी की रिटायरमेंट हो जाए, है ना। तो स्पेशली फॉर प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, बाय द टाइम ग्रेजुएट आर रेडी, जॉब मार्केट कंडीशन में हैव चेंज, की जब तक वो ग्रेजुएट बन के आते हैं, क्या पता है उन जो जॉब कंडीशंस हैं, है ना, या फिर जो जैसे आप अभी देख लो, बीएड करी होगी बच्चों ने, फिर बाद में इन्होंने चेंज कर दिया कि बीएड जो है सिर्फ सेकेंडरी लेवल के लिए है, आप जो दैट इज़ प्राइमरी लेवल के लिए वो हटा दी गई। तो जब तक लोगों ने बीएड करी सोचा होगा कि प्राइमरी के लिए भी हम सुटेबल हैं, बट वो अब नहीं है, तो बेसिकली लॉन्ग टाइम लैग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन, तो मूवमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर्स अक्रॉस बॉर्डर और रीजन्स कैन डिसरप्ट मैन पावर प्लानिंग। तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जब हमारे देश के अच्छे लोग जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं दूसरे देश में जाके कमाने लग जाते हैं, उनकी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, तो बेसिकली वही क्या हो गया, वो ब्रेन ड्रेन हो गया। तो उसकी वजह से जो स्किल्ड वर्कर्स है दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल माइग्रेंट अब्रोड, लोकल फोरकास्ट बिकम इनएक्यूरेट, है ना, कि आप जो सोचते हो कि इतने लोग हमारे पास है स्किल्ड है, बट आप उसकी बेसिस पे डेटा बना देते हो, बट आपको नहीं मिलते हैं वो, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफ़िकल्टी इन स्किल मैचिंग, कि आप स्किल बहुत मुश्किल से मैच कर सकते हो अप्रोप्रिएट स्किल्स। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोड्यूस ग्रेजुएट बट देयर स्किल में नॉट मैच रियल वर्ल्ड जॉब रिक्वायरमेंट, क्योंकि स्किल्स जो है वो मैच नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा वोकेशनल स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता आपके एजुकेशनल लेवल पे, स्पेशली इन इंडिया। तो इस वजह से स्किल्स मैच नहीं कर पाती है, दिस लीड टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या होता है, या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि लोग रोजगार नहीं हो पाते, बेरोजगार हो जाते हैं, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, की एजुकेटेड तो हैं, उनके पास डिग्रियाँ तो हैं, बट उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं। After that is sixth is the resistance to change in education system. Curriculum reform and policy changes in education take time. कि जो curriculum reforms आते हैं जैसे NEP आई है, उसमें उसमें क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा अभी भी हमें इतने सारे चेंजेस उसमें लिखे हुए हैं, बट वो अभी भी फॉलो नहीं हुए हैं ना। तो वो बहुत जो हो रहे हैं वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नोट अडेप्ट क्विकली इनफ टू मीट एमर्जिंग मैन पावर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल ITEP कोर्स आया, किसके लिए, BA BEd BCom BEd BSc BEd। तो बेसिकली इसके लिए क्या ज़रूरत है, हमें मैन पावर की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को करा सके, बट आपने लागू कर दिया, बट उसके लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए आप पता नहीं कब तक करोगे या कब तक नहीं करोगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लैग भी देखने को मिलता है।
ओवर डिपेंडेंस ऑन अजम्पशंस, कि आप अजम्पशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो कि आपको लगता है कि इतने मैन पावर की ज़रूरत है, आप डेटा को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो फोरकास्टिंग ओपन रिलाइज ऑन अजम्पशन लाइक स्टडी ग्रोथ या फिर स्टेबल मार्केट्स या फिर कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपको ये सारे फैक्टर्स साथ में लेकर चलने पड़ते हैं। इस वजह से राइट या एक्यूरेट प्लानिंग नहीं हो पाती है, मैन पावर प्लानिंग। ओके, सो इफ दीज अजम्पशन फेल, तो ये अजम्पशन अगर फेल हो जाते हैं तो द एंटायर फोरकास्ट में भी इनवैलिड। तो जो फोरकास्ट आपने किया है, जो भविष्यवाणी आपने की है मैन पावर को लेके या ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके, वो खराब हो जाती है, वो वैलिड नहीं होती है। So regional imbalances is the ninth. So regional imbalances means national level forecast may not account for regional or local differences in manpower needs or educational quality. कि जो national level forecast आपने की है वो regional या local differences के लिए नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें होती है, वहाँ की जो स्किल्स होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू जो नेशनल लेवल पे चाहिए। डिफिकल्टी इन मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, कि आप प्रोडक्टिविटी को मेजर बहुत मुश्किल से कर पाते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, या दे डायरेक्टली अफेक्ट मैन पावर नीड्स, कि आपको नहीं पता कि आपको कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कितनी चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी है, कितनी हो सकती हैं, उसके लिए आप ज़्यादा बंदे तो ले आओ बट फिर उसके बाद कम की ज़रूरत पड़े, है ना। तो उससे भी क्या डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है ना, कितने ह्यूमन रिसोर्स की आपको ज़रूरत है। सो स्टूडेंट बेसिकली ये था हमारा टॉपिक, दैट इज़ द मैन पावर के बारे में, है ना, जो हमने पढ़ा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।